हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम रिवेंज में। हमारा टॉपिक चल रहा था मौर्य काल, और मौर्य काल में हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को पढ़ लिया था। और जो बिंदुसार के जो पुत्र है सम्राट अशोक, महान अशोक, जो बिंदुसार के बाद राजा हुए, जो उनके दूसरे नंबर के पुत्र थे, ठीक है, हम उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अशोक है ये बहुत ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनके द्वारा जो लिखवाए गए जो शिलालेख है और जो स्तंभ लेख है वो हमारे एग्ज़ाम में उनसे जुड़ा हुआ एक आध क्वेश्चन तो हमेशा पूछा ही जाता है। इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर, तो आज हम पढ़ रहे हैं जो अशोक के द्वारा जो लिखवाए गए जो स्तंभ लेख है, जो शिलालेख हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अशोक के द्वारा जो स्तंभ लेख लिखवाए गए वो कितने हैं। तो हम देखते हैं कि जो सबसे जो बड़े हैं वो बड़े कितने हैं, वो है 14 स्तंभ लेख है, ठीक है। और वो कितनी जगहों से मिले हैं, तो वो हमको 8 जगहों से मिले हैं। 14 शिलालेख जो बड़े हैं और हमको 8 जगहों से मिले हैं। और जो छोटे हैं वो 7 छोटे स्तंभ लेख हैं, ठीक है, जो हमको कितनी जगहों से मिले हैं, जो हमको मिले हैं 6 जगहों से, ठीक है, 6 जगहों से मिले हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ कहाँ से मिले हैं इसके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले अब हम देखेंगे कि जो 14 बड़े शिलालेख हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं। और हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो शिलालेख है, सबसे पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे शिलालेखों को भी पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उनको सबसे पहले हम पढ़ते हैं। अब जो सबसे जो पहला जो शिलालेख है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो है 13वां शिलालेख, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है, तो चलिए फिर इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो अशोक का नाम अशोक है उसमें हमें उत्कीर्ण मिला है, ठीक है, कि अशोक का नाम अशोक, ऐसे हमको उसके उपनाम हमने बहुत सारे देखे थे। उसमें से जो अशोक का नाम जो जिस शिलालेख में मिला है वो कौन सा शिलालेख है, वो है 13वां शिलालेख, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद इसमें इस शिलालेख में जो अशोक का नाम है उसके आगे महान शब्द जुड़ा है। मैंने आपको अपनी पिछली कक्षा में भी बताया था कि अब तक जो 3 महान राजा हुए हैं जिनके नाम के आगे ही महान जुड़ा है, वो कौन कौन से हैं, वो है सिकंदर, अशोक और अकबर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि इसको सहबाजी संस्करण भी कहते हैं, ठीक है। इसको कौन सा संस्करण भी कहते हैं, तो सहबाजी संस्करण। फिर इसमें एक युद्ध का उल्लेख हुआ है, ठीक है। ये जो शिलालेख है 13वां शिलालेख, इसमें युद्ध का उल्लेख हुआ है, जो युद्ध हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर इसके बारे में हम देखते हैं। इसमें कलिंग युद्ध का जिक्र हुआ है और कहते हैं कि इस युद्ध के बाद अशोक ने अपनी तलवार छोड़ दी थी और धम्बकोश की उसने, फिर उसके बाद वो धम्बकोश की ओर अग्रसित हुआ था, धम्बकोश को उसने अपना लिया था, ठीक है। अब धम्बकोश क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। और जो युद्ध हुआ था वो युद्ध कब हुआ था, वो हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। अब एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कलिंग युद्ध हुआ वो अशोक के राज्यारोहण के बाद कितने वर्षों के बाद हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि जो कलिंग युद्ध है वो किस ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि अशोक के राज्याभिषेक के कितने सालों बाद ये युद्ध हुआ था। तो ये 8 साल पूर्ण होने के बाद 90 वर्ष में ये जो कलिंग युद्ध है वो हुआ था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हमने देखा था कि जो अशोक है उसके कार्यकाल 2 भागों में विभक्त है, एक तो उसके राज्याभिषेक के अकॉर्डिंग और एक उसका राज्यारोहण के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम देखते हैं कि जो राज्याभिषेक है उसका उनका कब हुआ था, तो वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन उनका जो राज्यारोहण है वो 273 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। 4 साल का उनके जो राज्याभिषेक से राज्यारोहण के बीच में 4 साल का उसमें गैप माना गया है। इसमें अब कहते हैं कि ये युद्ध किस लिए हुआ था, तो इसमें अलग अलग विद्वान है सारे, इसमें सारे विद्वान जो अपने अपने अनुसार अलग अलग मत देते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि वहाँ पे हाथी बहुत ज़्यादा थे और हाथियों पे विजय प्राप्त करने के लिए, हाथियों पे अधिकार प्राप्त करने के लिए ये युद्ध किया गया था। अब कुछ विद्वान कहते हैं कि उड़ीसा है ये एक पानी के किनारे नगर बसी हुई है, तो वहाँ का जो पानी के कारण वो क्या थी, एक समृद्ध राज्य था और उस पर शासन पाने के लिए उसने युद्ध किया था। और कुछ विद्वान कहते हैं कि वहाँ पे जो वहाँ के जो हथियार थे उड़ीसा के, ये हथियार सबसे ज़्यादा फेमस थे। वहाँ के जो हथियार थे बहुत ज़्यादा फेमस होने के कारण बहुत ज़्यादा विख्यात
होने के कारण वहाँ पे ये अशोक ने इन जो उड़ीसा में युद्ध, कलिंग युद्ध किया था। ठीक है, कलिंग कहाँ पे स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। उस समय में जो उड़ीसा का नाम क्या था? तो कलिंग नाम था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कहते हैं कि हाथियों पे कब्जा पाने के लिए किया था। वहाँ पे हथियारों जो विख्यात है कलिंग के, तो उन पे हथियारों पे कब्जा पाने के लिए किया था। तो इस प्रकार के जो सारे अलग अलग जो विद्वान हैं वो अपने अनुसार अलग अलग मत देते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि उस कलिंग युद्ध में 1 लाख जो सैनिक है वो मारे गए थे और 1.5 लाख सैनिक से ज़्यादा घायल हो गए थे और बंदी बना लिए गए थे। ठीक है, और फिर उसके बाद जब उस युद्ध का दौरा करने गए अशोक, तब उसने सब देखा कि वो युद्ध में सारे लोग घायल पड़े हैं, सारे लोग मर गए हैं, इतने लोग को बंदी बना लिया गया है। तो उसके बाद उसने वहीं पे अपनी तलवार छोड़ दी और कहते हैं कि इसने भेरी घोष। अब भेरी घोष क्या होता है? तो भेरी घोष एक वाद्य यंत्र होता है फ्रेंड्स, और ये जो वाद्य यंत्र है ये युद्ध से पहले जब दोनों सेनाएं आमने सामने होती है तो युद्ध से पहले इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है और इस वाद्य यंत्र के द्वारा सैनिकों को पता चलता है कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। और इसके बाद इस वाद्य यंत्र के बाद युद्ध की शुरुआत होती थी। तो इसका जो उपयोग है वो सिर्फ युद्ध के समय में ही होता था। इसलिए फिर कहते हैं कि जो भेरी घोष है, इस वाद्य यंत्र को बंद करके इसको उसने क्या कर दिया था? बंद करके उसने धम्म घोष की और उसने धम्म घोष को अपना लिया था। अब धम्म घोष क्या है? तो ये क्या है? धर्म को अपना लेना। ठीक है, किसको अपना लेना? धर्म को अपना लेना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो कलिंग युद्ध है ये धम्म घोष को इसने अपना लिया था। किसने? अशोक ने धर्म को अपना लिया था। एक तरीके से उसने अपनी तलवार को छोड़ दिया और कहते हैं कि उसके बाद उसने कोई युद्ध नहीं किया था और उसने उसने धर्म को अपनाया था। और कहते हैं कि उसने कौन से धर्म को अपनाया था? तो उसने अपनाया था बौद्ध धर्म को। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म को अपनाया था किसने? अशोक ने। अब हम देखते हैं कि जो कलिंग का जो शासक था उस समय में, जो उड़ीसा का शासक, जो कलिंग का शासक था, तो वो कौन था? वो था नंदराज। ठीक है फ्रेंड्स, कौन था? नंदराज। अब ये जो 13वां शिलालेख है, इस शिलालेख में आपको क्या याद रखना है, हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो है कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। उस समय वहाँ का शासक कौन था? वो था नंदराज। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस युद्ध के बाद अशोक ने अपनी तलवार छोड़ दी थी और जो उसने धम्म घोष को अपना लिया था। भेरी घोष की जगह पे धम्म घोष को उसने क्या किया था? अपना लिया था। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है। और इसको आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो शहबाजी संस्करण है ये इसको, इस जो शिलालेख को शहबाजी संस्करण भी इसको कहा गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट जो शिलालेख है वो शिलालेख है हमारा 8वां शिलालेख भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और वो क्यों इम्पोर्टेंट है? तो चलिए फिर देखते हैं इसके बारे में। अब इसमें हम देखते हैं कि जो धम्म यात्रा है, जो धर्म की यात्रा है, उसमें उसका उल्लेख किया गया है। और इसमें जो ये राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से शुरू अशोक ने धम्म यात्रा कब शुरू की थी? तो वो शुरू की थी उसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से उसने शुरू की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। और आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि जो हमको जो शिलालेख प्राप्त होते हैं वो कब से कब तक के प्राप्त होते हैं? तो वो हमको प्राप्त होते हैं कि जो अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था 8वें वर्ष से 23वें साल तक हमको वहाँ के जो शिलालेख हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि जो अशोक था वो धम्म यात्रा में सर्वप्रथम वो कहाँ गया था? तो वो गया था बोध गया स्थान पर गया था। ठीक है, अब कहते हैं कि उसमें उल्लेख है कि उसने 256 रातें धम्म यात्रा में बिताई। कितनी रातें बिताई? तो 256 रातें। इसके बाद हम देखते हैं जो दूसरे शिलालेख हैं उनके बारे में भी अब एक के बाद एक पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला शिलालेख है वो है पशु हत्या पर रोक। इस शिलालेख में पशु हत्या है उस पर रोक लगा दी गई थी कि पशुओं को नहीं मारना है। और कहते हैं कि जो उसकी पाकशाला थी जहाँ पे अशोक का जो रसोई घर था, अशोक का जो खाना बनता था, उसके महल के लोगों के लिए खाना बनता था, उसमें पहले कहते हैं कि बहुत सारे पशुओं को मारा जाता था। ठीक है, लेकिन उसके बाद उसने इस जो पशु हत्या है इस पे रोक लगा दी थी और कहा गया था कि अब पशुओं को कोई नहीं मारेगा। और जो उसकी पाकशाला है इसमें भी केवल, उसमें जो खाना बनता था उसमें भी केवल 3 पशुओं को मारने का
उसमें परमिशन दी गई थी, एक तरीके से बताया गया था सिर्फ दिन में केवल 3 पशुओं को ही मार सकते हैं, उसमें 2 मोर और 1 हिरण को ही मार सकते हैं, उसका उसमें उल्लेख किया गया है। और ये जो हमको जो शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो पहला शिलालेख प्राप्त हुआ है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है हमको रम्मीनदेही से प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो पशु हत्या पर रोक लगाई थी, ये सबसे पहले अशोक के द्वारा लगाई गई, और फिर के क्या पहले और किसी राजा के द्वारा या और किसी सम्राट के द्वारा इस व्यवस्था को अपनाया गया? तो हाँ, बिल्कुल जहांगीर के द्वारा भी ये जो पशु हत्या है इस पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम देखते हैं तो दूसरा शिलालेख। अब इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जो मानव और जो पशुओं की जो चिकित्सा व्यवस्था है उसमें उसका उल्लेख किया गया है। मानव और पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, सबको ध्यान रखना है। और फिर हम कहते हैं कि क्या इतिहास में और किसी राजा द्वारा या किसी सम्राट के द्वारा इस व्यवस्था को अपनाया गया? तो हाँ, बिल्कुल इस व्यवस्था को अपनाया गया। इस व्यवस्था को अपनाया गया फिरोज शाह के द्वारा और जहांगीर के द्वारा इस व्यवस्था को अपनाया गया। पशुओं प्लस जो मानव है इनकी चिकित्सा व्यवस्था। तो हम देखते हैं तीसरे शिलालेख के बारे में। तीसरा शिलालेख में क्या लिखा गया है? तो इसमें लिखा गया है कि जो अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में घोषणा की कि जिसमें 3 अधिकारियों द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य का दौरा किया जाएगा, और जिसमें जो प्रजा है, जो जनता है, उनके जो बातें हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, इनके बारे में जानकारी ली जाएगी, और उसकी जानकारियों के आधार पर उनके जो परेशानियां हैं, जो कष्ट है, उनको दूर किया जाएगा। ठीक है, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। और इसमें कहा गया है कि कम खर्चा करो और कम संग्रह करो, मतलब अल्प व्यय और अल्प संग्रह का उसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, कौन से अभिलेख में? तो ये तीसरे अभिलेख में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इसमें कहा गया है कि अपने माता पिता की सेवा करो। माता पिता ही आपके लिए भगवान है और उनकी देख रेख करो, उनकी सेवा करने का उसमें जिक्र किया गया है। और उसमें कहा गया है कि जो श्रवण और जो ब्राह्मण है इनका आदर करो। ठीक है, अब हम देखते हैं जो चौथा शिलालेख है इसमें क्या बताया गया है, इसमें किसका जिक्र किया गया है? तो चलिए फिर, इसमें भेरी घोष, इसमें 4 शब्द का उल्लेख किया गया है। भेरी घोष, ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो भेरी घोष है इसके स्थान पर धम घोष की शुरुआत की गई। ठीक है, अब भेरी घोष क्या होता है? जो युद्ध के समय में बजने वाला वाद्य यंत्र, और धम घोष धर्म की ओर अग्रसित होना, धर्म को अपना लेना। ठीक है, अब 5वां शिलालेख में क्या उल्लेख किया गया है? तो इसमें उल्लेख किया गया है कि जो राज्याभिषेक की जो 13वें वर्ष से धम महापात्रों की नियुक्ति की गई। अब धम महापात्र से एक बार कह सकते हैं हम कि जो ब्राह्मण है, पंडित है, इस तरीके से उनकी नियुक्ति की गई। ठीक है, अब कब से की गई? तो राज्याभिषेक के 13वें वर्ष से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ देखते हैं कि जो अशोक था उसने किस धर्म की और उसने कौन से धर्म को अपनाया था? तो इसने अपनाया था बौद्ध धर्म को। हम इसमें देखते हैं, हमारे एग्जाम की दृष्टि से 3 राजा हुए हैं। एक हम देखते हैं चंद्रगुप्त, उसने कौन से धर्म को अपनाया था? तो इसने अपनाया था जैन धर्म को। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर हम दूसरे राजा देखते हैं बिंदुसार, और इन्होंने कौन से धर्म को अपनाया था? तो इन्होंने अपनाया था आजीविका। ठीक है, आजीविका या फिर ब्राह्मण भी कह सकते हैं। और जो तीसरे हमारे जो महान जो सम्राट अशोक हुए हैं, उन्होंने कौन से धर्म को अपनाया? तो बौद्ध धर्म को। ठीक है, ये 3 राजा हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तीनों मौर्य वंश के राजा है, और चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र दूसरे नंबर के पुत्र अशोक। ठीक है, ये 3 राजा एक ही पीढ़ी के राजा तीनों, और तीनों ने अपने जो धर्म है, तीनों ने अलग अलग धर्म को अपनाया था। ठीक है, इसलिए हमारी ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि जो 5वां शिलालेख है इसमें उल्लेख किया गया है कि जो 13वें वर्ष से धम महापात्रों की नियुक्ति करना उन्होंने शुरू किया। फिर 6ठे शिलालेख में बताया गया है ये प्रजा विषय, जनता की जानकारी, जनता का ऋण चुकाना। मतलब प्रजा विषय से मतलब है कि उसमें जो प्रजा के बारे में उसने अशोक ने कहा कि मैं चाहे कहीं भी हूँ, चाहे मैं महल में हूँ, चाहे मैं बगीचे में हूँ, या चाहे मैं धर्म की यात्रा पे हूँ, मैं कहीं भी हूँ, लेकिन मुझे जनता
की जो भी जानकारी है वो मुझ तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। मुझ तक जनता की सारी परेशानियां, सारी जानकारी मुझ तक पहुंचनी चाहिए। जनता का मुझ पे ऋण है और मुझे उस ऋण को चुकाना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका उसमें जिक्र किया गया है छठे शिलालेख में। अब हम देखते हैं कि जो सातवां शिलालेख है इसमें क्या उल्लेख किया गया है। तो इसमें उल्लेख किया गया है कि साथ साथ रहो, भाईचारे के साथ रहो, अपने से संयम बना के रहो। चाहे आप किसी भी धर्म से हो, चाहे आप जैन धर्म से हो, चाहे आप बौद्ध धर्म से हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, आप किसी भी धर्म से हो, आप एक ही जगह पे इकट्ठे रहकर आप जिस जगह पे रह रहे हो उसमें आप भाईचारे के साथ, संयम के साथ रहो। लड़ाई झगड़े बिल्कुल मत करो, इसका इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो 9वां शिलालेख है उसमें हमने 8वां शिलालेख हमने हमारी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था, उसको हमने पढ़ लिया। उसमें क्या था, तो उसमें धम्म यात्रा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो 9वां शिलालेख है वो उसमें क्या क्या बताया गया है। तो इसमें कहा गया है कि अच्छा व्यवहार करो, चाहे वो गुरु हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे आपके जो दास हो उनके साथ भी आप अच्छा व्यवहार करो। उनके साथ भी आप जो दास है, आपकी दास दासियाँ है, उनको भी बहुत अच्छे से रखो, उनको बहुत ज़्यादा उनको व्यवहार अच्छा रखो, उनको मान सम्मान दो एक तरीके से। ठीक है, सही से व्यवहार करने का उसमें उल्लेख किया गया है। और उसने भेंट शिष्टाचार के समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया। अब जब हम देखते हैं कि जो अशोक था उसने धम्म यात्रा की, धर्म की यात्रा की, तो फिर उसमें सबसे पहले वो कहाँ गया था, तो बोध गया था। तो उसने देखा कि जो उसकी जनता थी वो उसका स्वागत कर रही थी, उसके लिए भेंट के रूप में कई महंगे महंगे उपहार दे रही थी। तो उसने क्या किया कि ये चीज़ क्या है, गलत है, आप इस पे मुझ पे इस तरीके से व्यय मत करो, आप ये फालतू का जो खर्चा है इसको मत करो। और इस प्रकार से इसने जो भेंट समारोह व शिष्टाचार जो समारोह थे उनको बंद कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं जो 10वां शिलालेख है इसमें क्या उल्लेख किया गया है। तो इसमें यश व कीर्ति की निंदा की है। हम देखते हैं कि जो 9वां शिलालेख है उसमें तो उसने भेंट व शिष्टाचार समारोह को बंद कर दिया। और फिर उसने 10वां शिलालेख में यश व कीर्ति, उसने कहा कि मेरी बड़ाई मत करो, मेरी प्रशंसा मत करो। ठीक है, उसने इस चीज़ को क्या कहा है, निंदनीय बताया है, उसके निंदा की है। इसका उसमें हमको कहाँ पे जिक्र मिलता है, तो इसको हमको अशोक के जो 10वां शिलालेख है उसमें हमको उसका उल्लेख मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जो 11वां शिलालेख है उसमें क्या किसका जिक्र किया गया है। तो इसमें जिक्र किया गया है धम्म यात्रा ही सर्वश्रेष्ठ, धर्म को अपनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है, इसका सर्वश्रेष्ठ इसको बताया गया है, इसका इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो 12वां शिलालेख है इसमें क्या उल्लेख है। तो इसमें उल्लेख है कि सभी संप्रदाय का मान सम्मान करो, चाहे आप जैन धर्म से हो, चाहे आप बौद्ध धर्म से हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, आप किसी भी धर्म से हो, आप दूसरे धर्म की प्रशंसा करो। आप ऐसा नहीं कि अपने धर्म की प्रशंसा करके दूसरे धर्म को आप बुरा बताओ, आप उनके बारे में निंदा करो। ये क्या है, अपने खुद के धर्म की ही एक प्रकार से निंदा करना ही हो गया। ठीक है, इसमें कहा गया कि एक तरीके से खुद के धर्म को आप अच्छा बताकर आप दूसरे धर्म की जब बुराइयां करते हो तो एक तरीके से आप अपने बारे में और अपने धर्म के बारे में ही आप उसको ही अपनी एक तरीके से क्षति पहुंचा रहे हो, आप उसको हानि पहुंचा रहे हो। अब हम देखते हैं जो आखिरी शिलालेख है 14वां शिलालेख, इसमें बताया गया है कि मैंने इतने शिलालेख तो लिखवा लिए और इसके बाद जो आगे भी अगर मेरे को समय मिला तो मैं और शिलालेख लिखवाता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारी आगे की जो कक्षा है उसमें हम जो उसके दूसरे जो स्तंभ शिलालेख है, जो छोटे शिलालेख है, वो कितने हैं टोटल, वो है 7 और हमको कितनी जगह से प्राप्त हुए हैं, तो वो हमको प्राप्त हुए 6 जगहों से। तो जो हमारी जो अगली कक्षा है उसमें हम उन 4 शिलालेखों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और अपना प्यार बनाए रखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपकी कोई आसपास में आपके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो तो इन वीडियो को उन तक शेयर करें जिससे कि इसका लाभ वो भी उठा सके। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।